हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज जो हमारी ये क्लास है बेसिकली ज्योग्राफी की कुछ क्लासेस हैं ये। तो मैं चाह रहा था कि ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस कर लूं सिंस वी आर अप्रोचिंग फॉर यूपीएससी सीएसई 2026 and geography is one of the most important subjects and I need to discuss a lot of topics which are frequently asked in the examination. So इसी तरीके से कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे करके सभी सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस में डिस्कस हो जाएं। तो आप लोग बने रहिए साथ में और प्लीज कमेंट्स करिएगा कि आपको कैसा लेक्चर लगता है और बताइएगा क्या आपको इस सीरीज से फायदा होता है या नहीं। ठीक है। तो जो आज हमारा पहला टॉपिक है बेसिकली अर्थ ज्योग्राफी, जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है। तो ज्योग्राफी जो है बेसिकली अगर हम इसको सिंपली समझें तो ज्योग्राफी जियो प्लस ग्राफी। ठीक है। जियो प्लस ग्राफी मतलब अर्थ, जो हमारी अर्थ है, ठीक है, उसकी हमें बेसिकली एक तरीके से स्टडी करनी होती है इस सब्जेक्ट में, राइट। तो अर्थ की जब हम स्टडी करते हैं तो क्या एक प्लेनेट है हमारे किसका, सोलर सिस्टम का। तो हमें इतना थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए कि सोलर सिस्टम में हमारे कितने प्लैनेट्स हैं, क्या है, और अर्थ उसका एक प्लैनेट है। ठीक है। अब देखो ज्योग्राफी के बारे में जब हम अर्थ की स्टडी करते हैं, एक सिंपल सी बात समझना कि जो प्लैनेट अर्थ है, ठीक है, जो प्लैनेट अर्थ है काफी बड़ा प्लेनेट है। ठीक है, काफी बड़ा प्लेनेट है। और जब हम इतने बड़े प्लेनेट की अब हमें उसकी स्टडी करनी है, उसका हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है कि वो बना कैसे है, ठीक है, उसका हमें क्लाइमेट देखना है कि उस पर किस तरीके का विंड सिस्टम है, किस तरीके का वेदर पैटर्न्स एंड क्लाइमेट है। ठीक है। उसमें हमें वेजिटेशन के बारे में पढ़ना है कि कैसे कैसे वेजिटेशन है। ठीक है। उसकी हमें फिजियोग्राफी पढ़नी है, राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें अर्थ को पढ़ने के लिए जरूरी है समझना। तो जब हम एक प्लेनेट को स्टडी करने जाते हैं, जब हम अर्थ को स्टडी करने जाते हैं, तो बेसिकली जितने भी स्कॉलर्स होते हैं, जितने भी जोग्राफर्स होते हैं, उन्होंने क्या किया है कि इसको स्टडी करने के लिए कोई भी बड़ी चीज को जब आप स्टडी करते हो तो व्हाट यू डू, यू एक्चुअली डिवाइड इनटू इट स्मॉलर हाफ, छोटे छोटे पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। और जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं तो वो क्या करता है, हमारी स्टडी को और ज्यादा हेल्प करता है और हमें डेप्थ में समझने की जो है हम उसको कोशिश करते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से जब हम अर्थ को समझना शुरू करते हैं तो बेसिकली जो हमारा आज का टॉपिक भी है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स एंड टाइम जोन्स, तो बेसिकली ये है क्या है, लैटिट्यूड्स या लॉन्जिट्यूड्स होते क्या है। सिंपल बात समझो, सिंपली समझो, ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। क्या है, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ओवर अर्थ सरफेस। ठीक है। अब कोई पूछेगा कि भाई इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ क्यों करी गई, तो अभी आपको समझाया कि कोई बड़ी चीज को समझने के लिए हमें उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। और अगर हम पूरी अर्थ की सरफेस को लेके और उसको लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स में डिवाइड करते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू study any particular location, any particular region on Earth's surface in greater depth। ठीक है। तो डेप्थ में समझने के लिए क्या करते हैं हम, इस तरीके के अरेंजमेंट का यूज करते हैं। तो इससे आपको एक चीज क्लियर समझ में आ गई होगी कि इसका जो हमारा लेजिट्यूड्स है, लॉन्जिट्यूड्स हैं, इनका पर्पस क्या है, ये क्यों बनाए गए, ये इसीलिए बनाए गए थे ताकि हम अपनी अर्थ को अच्छे तरीके से पढ़ पाए, समझ पाए। और उसी के बेस पे हमने टाइम जोन्स को बनाया गया, वो भी हम आगे चलेंगे जब समझेंगे किस तरीके से। तो ये जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था उसको समझाने की मैंने कोशिश की है। ठीक है। तो आगे चलते हैं इसमें। सबसे पहले अर्थ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आपको पता है हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट है, वन ऑफ आर प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। ठीक है। 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, जिसमें से एक हमारा अर्थ है। ठीक है। इसको लिविंग प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि लाइफ यहीं पर एग्जिस्ट करती है, ऐसा माना जाता है कि भाई। और अब वो वाला केस अलग है कि भाई और भी जगह एग्जिस्ट करती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट थोड़ा सा सिंपली हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडी है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में, दैट मेक इट डिस्टिंक्ट इन आवर सोलर सिस्टम। कुछ यूनिकनेस है, अर्थ की कुछ यूनिकनेस है। सबसे बड़ी यूनिकनेस क्या है कि लाइफ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है। ना हमें मार्स पे लाइफ देखने को मिल रही है, ना मून पर लाइफ देखने को मिल रही है, ना हमें सैटर्न पर लाइफ देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ा जो यूनिक फैक्टर है इस पर्टिकुलर प्लेनेट का विद इन आवर सोलर सिस्टम इज
दैट लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ, राइट। तो कुछ इसी तरीके की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स से मिलके एक सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी तो है ही है क्योंकि बाकी प्लैनेट भी क्या है, सारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ठीक है। अब इसको बेसिक इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि हम जब रेगुलरली अर्थ को ड्रॉ करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल। हम इस तरीके से इसका टिल्टेड एक्सिस दिखाते हैं, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी है, बट एक्चुअली एक्चुअली अर्थ क्या है, स्फेरिकल नहीं है, थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड शेप है। तो नॉट अ परफेक्ट स्फीयर बट रेदर एन ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है, ऑब्लेट स्फेरॉइड है, थोड़ी सी ऐसे करके इस तरीके से डिस्टॉर्टेड सी डिजाइन है, एकदम परफेक्ट स्फीयर होता नहीं है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना। इसीलिए जब अर्थ की शेप की हम बात करते हैं ना, जब अर्थ की शेप की बात करते हैं, स्फीयर तो हमको पता है तो हम रफली बोल देते हैं कि स्फीयर जैसी है, बट एग्जैक्टली जब अर्थ की शेप की बात करते हैं तो वो किसी से मैच ही नहीं करती। तो इसके लिए हम स्फेरॉइड ना बोलकर एक और नाम बोलते हैं, जियोइड। जियोइड की जब भी बात हो रही है मतलब शेप लाइक अर्थ, जियोइड मीन्स शेप लाइक अर्थ। हमने क्या किया, एक अर्थ से रिलेटेड एक यूनिक शेप को ही हमने एक उसका नाम ही अलग दे दिया, ठीक है, इसीलिए यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑब्लेट ऑब्लेट स्फेरॉइड बोलते हैं, बट एक्चुअली क्या है, वो जियोइड है, राइट। ओइंग टू द बल्जिंग, ठीक है, बल्ज दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये बल्ज निकला हुआ है साइड से, ठीक है, एट द इक्वेटर, यहां से इक्वेटर पास करता है, ठीक है, कॉज्ड बाय इट्स रोटेशन। जो है वेस्ट टू ईस्ट क्या करती है, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है। तो रोटेशन की वजह से बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि ये जो बल्जेज हैं जो साइड से निकल आए हैं, वो इसकी फास्ट रोटेशन, क्योंकि अर्थ बहुत बहुत हाई स्पीड पर रोटेट करती है, राइट, ओवर इट्स एक्सिस। चलिए वो आगे धीरे धीरे हम समझते चलेंगे। टू प्रिसाइजली लोकेट फीचर्स ऑन इट्स सरफेस, अ सिस्टम ऑफ इमेजिनरी लाइंस, सिस्टम ऑफ इमेजिनरी लाइंस सच एज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इज एम्प्लॉयड, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमने क्यों ये इमेजिनेशन हमने क्यों करी। तो भाई इस इमेजिनेशन के पीछे सिंपल पर्पज यही था कि भाई हमें अर्थ को पढ़ना है, अर्थ को समझना है, तो हमें इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आराम से छोटे 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 पार्ट्स की स्टडी करते चले जाएंगे, ठीक है। और उससे एक और फायदा ये होता है कि आपको एग्जैक्टली लोकेशन बतानी है तो आप बता सकते हो ना कि 30 डिग्री ईस्ट एंड 45 डिग्री नॉर्थ, इस तरीके से आप एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो, कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो। तो वो भी बहुत ही ज्यादा हैंडी हो जाता है इसमें, ठीक है। दीज लाइंस क्रिएट ज्योग्राफिकल ग्रिड, एक ग्रिड जैसी बन जाती है, ठीक है, ये हमारे लॉन्जिट्यूड्स एंड दीज आर आर लैटिट्यूड्स। तो ये क्या है, एक तरीके की ज्योग्राफिकल ग्रिड बन जाती है, अलाउइंग अस टू मेजर पोजीशंस, डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शंस एक्यूरेटली। अब एक बात याद रखना कि जो पहला चैप्टर है, ठीक है, पहली क्लास है आपकी ज्योग्राफी की, मैं इसको बिल्कुल बेसिक्स से बता रहा हूँ, क्योंकि आप कभी भी नोटिस करोगे, कोई भी आप गवर्नमेंट का एग्जाम दोगे, कभी कभी क्वेश्चंस और मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आते हैं, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से आते हैं और वो एक स्टेटमेंट बना के दे देते हैं। तो हमेशा किसी भी चीज को लाइटली मत लेना, क्योंकि आप जब वहां पे सॉल्व करने जाओगे ना एमसीक्यू, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तब आप फिर कंफ्यूजन में आ जाओगे कि यार ये सही है या नहीं है, कि तो इसलिए बेसिक्स को बिल्कुल फ्रेश कर। और मेरा सबसे जो मैं एडवाइस आप सभी को ये कि यही एडवाइस सबको देता हूँ और वही दूंगा, दैट वेन एवर यू आर रीडिंग एनी सब्जेक्ट, बी लाइक अ चाइल्ड, बच्चे की तरह उस सब्जेक्ट को बेसिक से समझने की कोशिश करो, क्योंकि एक बार आपने उसको, आप ठीक है, आपने ग्रेजुएशन किया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और आप अभी अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, डजेंट मैटर, बट आपको बच्चे की तरीके से उस सब्जेक्ट को लेकर चलना पड़ेगा, तभी उस सब्जेक्ट आपको डेप्थ में समझ में आएगा, विद स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको वो क्लियर होगा। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, क्योंकि जरूरी नहीं है 6th 7th क्लास में आप सब पढ़ के आते हैं, लेकिन फिर भी ये बताना जरूरी है क्योंकि गलत करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए, सॉरी, ठीक है, तो हम थोड़ा सा लैटिट्यूड्स के बारे में जानकारी करते हैं। देखो अभी आपको मैंने समझाया, अर्थ इस तरीके से हमारी स्फेरिकल है, ठीक है, इस तरीके से टिल्टेड एक्सिस होता है उसका, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट इसकी क्या है, रोटेशन की डायरेक्शन होती है। अब जो हमने लाइंस इमेजिनरी ड्रॉ करी, तो बिल्कुल सेंटर पे जो हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर, ठीक है। अभी मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से ड्रॉ की जाती है, ठीक है। अभी आप समझो कि इस तरीके से इक्वेटर ड्रॉ करी गई, ठीक है। सबसे पहली बात तो लैटिट्यूड्स क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है, लैटिट्यूड्स क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं और इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री
जो हमारी लेटीट्यूड होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। अभी बताता हूँ मैं कैसे इसको ड्रॉ किया जाता है। देखो, सिंपल सी बात समझो, हमने जो भी जोग्राफर्स हैं, स्कॉलर्स ने, उन्होंने अर्थ लिया एक एज ए स्फीयर अज्यूम किया, और स्फीयर का, अब देखो कोई बॉल है, ठीक है, कोई बॉल है, बॉल के अंदर, बॉल का एक सेंटर होगा ना, अंदर स्फीयर के अंदर, तो कहीं पर तो स्फीयर के अंदर सेंटर होगा ना, उस सेंटर से हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी, उस सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, किस पे, सरफेस पे। ये क्या है, विद इन द स्फीयर, विद इन द अर्थ, यहां से एक लाइन ड्रॉ करी, बिल्कुल पैरेलल, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, यहां से एक लाइन ड्रॉ करी हमने सरफेस पे, तो इस लाइन को ड्रॉ करने पे एंगल कितना बनेगा, अगर थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे क्या बनता है, 0 डिग्री। अगर मैं यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, तो मान लो यहाँ बना 30 डिग्री, क्यों, ये एंगल बन रहा है ना 30 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो ये एंगल कितना, 45 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या है, 60 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या बन जाता है, 90 डिग्री। ठीक है। तो इसी एंगल को, सेंटर से जो सरफेस पे एंगल बनाया गया, उसी एंगल को पकड़कर लाइन ड्रॉ करी गई, जैसे 0 डिग्री एंगल पे लाइन ड्रॉ करी गई, तो ये इसको क्या बोल दिया गया, इक्वेटर। फिर 30 डिग्री इस पॉइंट पर आया, तो इसी पॉइंट को लेके 30 डिग्री पैरेलल ड्रॉ कर दी गई। ठीक है, देख रहे हो, ये लाइन इसके पैरेलल है। फिर 45 डिग्री बनी, तो इस तरीके से 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरीके से, ठीक है, 90 डिग्री। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो लाइंस बन रही हैं, क्या है ये, एक दूसरे से पैरेलल है। सिमिलरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी दोनों साइड में। तो आपको समझ में आया कि लैटिट्यूड्स बनाए किस तरीके से गए हैं, ठीक है, एंगल को ड्रॉप करके ऑन द सरफेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। इस तरीके से इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ किया गया है। तो जब हम बोलते हैं ना इक्वेटर 0 डिग्री, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि इक्वेटर को 0 डिग्री क्यों बोला जाता है, राइट। अब हम सिंपली ड्रॉ करते हैं इस तरीके से पैरेलल्स, ठीक है, ये हमारी पैरेलल्स। तो अब आपको समझ में आया, ये पैरेलल लाइंस है, इसीलिए लैटिट्यूड्स का दूसरा नाम क्या है, पैरेलल्स, ठीक है। तो चाहे लैटिट्यूड बोले चाहे पैरेलल बोले, और ये भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है। इस पे क्वेश्चन था कि 57th पैरेलल, अच्छा आप क्वेश्चन चाहे तो आप 57 डिग्री पैरेलल, इससे रिलेटेड भी पूछ चुका है क्वेश्चन, ये कहां से पास करती है, किस किस कंट्री के बीच में से पास करती है 57th पैरेलल। तो इसको आप एटलस में देखना है, गूगल करना है, एटलस में एक बार देख के इस पर कमेंट करके मेरे को बताना कहाँ से पास करती हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स भी हैं जो काफी जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, तो वो भी, उनके बारे में भी आप एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो लैटिट्यूड्स बनाया कैसे गया, इमेजिनरी लाइंस रनिंग पैरेलल टू द, अब आपको इजीली समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट समझाया ना मैंने। अब आप पढ़ते चले, मेजरिंग द एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ एंड साउथ, ऊपर भी और नीचे भी, दे आर फॉर्म ड्यू टू अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, रोटेट कर रही है, क्रिएटिंग द बेसिस फॉर द ज्योग्राफिकल ग्रिड, ठीक है। द इक्वेटर, द लार्जेस्ट सर्कल, अब देख रहा हूँ ये जो लाइन ड्रॉ करी है 0 डिग्री पे, ये पूरी अर्थ के पीछे से घूम के आ रही है ना, सर्कल है ये यहाँ से सामने से हमें जैसे पैरेलल दिखता है, पर है तो ये पूरी सरफेस पे, तो पीछे भी है, तो ये क्या बेसिकली सर्कल बनते हैं, ऐसे ऐसे सर्कल्स, ठीक है, ऐसे सर्कल्स बने हुए हैं, ठीक है, ये हैं पैरेलल्स, ठीक है। तो क्या जो लार्जेस्ट सर्कल कौन सा होगा, जो सबसे बड़ा बीच में है, ठीक है, तो इक्वेटर को क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट सर्कल डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाफ्स। अब बीच में से इक्वेटर ने अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया, ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, विद स्मॉलर सर्कल्स कॉल्ड पैरेलल्स और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड मार्किंग वेरियस डिस्टेंसेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक है। इक्वेटर से हम डिस्टेंस अलग अलग 60 डिग्री, 45 डिग्री, पोल्स के लिए 90 डिग्री, पोल्स पे 90 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से हम मेजर कर लेते हैं। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब बेसिकली पैरेलल्स का रोल क्या होता है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं कि फैसिलिटेट प्रिसाइज लोकेशन, जीपीएस यूज करते हैं ना आप, तो जीपीएस में क्या आते हैं, कोऑर्डिनेट्स आते हैं, तो बेसिकली क्या है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स ही तो प्रिसाइज लोकेशन डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। दे आर मेजर्ड इन डिग्रीज, मैंने आपको समझा दिया कि डिग्री में क्यों मेजर करते हैं। मिनट्स वही 30, जैसे 30 डिग्री तो एग्जैक्ट हो गया, जैसे 32 डिग्री 12 मिनट्स, इस तरीके से, एंड 50 सेकेंड्स, जो भी है इस तरीके से, 50 सेकेंड्स पर दो डैश, ठीक है। तो इस तरीके से मेजर किया जाता है, ठीक है। तो किसमें, डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स में, तो ये यूनिट है इसकी, लैटिट्यूड की, याद रखना।
ठीक है, विद इक्वेटर एट 0 डिग्री एंड पोल्स एट 90 डिग्री। पोल्स बिल्कुल 90 डिग्री पे होते हैं, ये आपका नॉर्थ पोल और ये नीचे आपका साउथ पोल, राइट। 90 these parallels essential geographical coordinates help represent the systematic network of lines, obviously बात है, crucial for locating surface features on the earth। अब सरफेस के ऊपर ही तो ड्रॉ किए गए हैं, तो हमें सरफेस फीचर्स को समझने में, पढ़ने में, मेजर करने में आसानी रहती है। इस तरीके से हमने बताया। तो अब आपको लैटिट्यूड के बारे में अगर मैं थोड़ा सा सम अप करूं तो क्या है बेसिकली, लैटिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस है, बिल्कुल सही। लैटिट्यूड्स को मेजर किस में करते हैं, डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स में मेजर करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल होती हैं। उसके साथ साथ में इसका लार्जेस्ट सर्कल क्या होता है, 0 डिग्री पे जो बनता है, जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं। और जो हमारे पोल्स होते हैं वो कितने डिग्री पर होते हैं, 90 डिग्री फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है। 90 डिग्री जब हम लैटिट्यूड पे जाते हैं तो हमें पोल्स मिल जाते हैं, राइट। तो ये था इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये देखिए, आपको थोड़ा सा मैं इस इमेज में भी दिखाता हूँ। अब अभी तक हमने ये देखा, अभी हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो लैटिट्यूड्स के बारे में हमने ये तो देख लिया कि भाई बेसिकली क्या है, ये पैरेलल लाइन है। क्या है, पैरेलल्स है, ठीक है। तो देखो, आप यहाँ से इक्वेटर जा रहा है, ये देखो इक्वेटर जा रहा है ना। अब ये बिल्कुल इसके जस्ट पैरेलल देखो, ये एक एक और ये जा रही है लैटिट्यूड। इसके ऊपर देखो ये भी एक लैटिट्यूड, इसके ऊपर देखो यहाँ भी एक लैटिट्यूड। इस तरीके से आप कितने भी ड्रॉ कर सकते हो, कितने भी आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, बनेगा तो वो 0 to 90 के बीच में ही, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से अभी देखो ये जा रही है ना, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक है। तो ये सारी पैरेलल, तो जितनी पैरेलल्स होंगी सारे लैटिट्यूड्स ही कहलाए जाएंगे। लेकिन जब मैंने आपसे बात करी कि कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स होती हैं, जैसे कि हमारी इक्वेटर, इक्वेटर क्या लार्जेस्ट सर्कल होता है, ठीक। तो और जहां से 0 डिग्री होता है, जहां से हम मेजर दो पार्ट में अर्थ को पढ़ना शुरू करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। उसके अलावा हमारी दो और इंपॉर्टेंट पैरेलल्स होती हैं जो एग्जैक्ट नंबर में नहीं है, ठीक है। जैसे 30 और जैसे 30, 60, 45 हम देख रहे हैं ना, देखो तो ये देखो, इसको जब आप देखोगे, एक सेकेंड इसको हटाता हूँ, ठीक है। अब आप ये देखो ध्यान से, एक पैरेलल यहां से ड्रॉ हो रही है जिसका नाम है टॉपिक ऑफ कैंसर, एंड एक पैरेलल यहां पे ड्रॉ हो रही है जिसका नाम है टॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, ठीक है। तो ये बेसिकली 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पर लाई करती है, ठीक है। देख रहे हो ना, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद 30 बाद में आया ना, तो बीच में कहीं है, ठीक है। तो बीच में यहाँ पर कहीं है। अब मेरे से आप पूछोगे कि भाई जब हम 0, 15, 20, 30 ये सब कर रहे थे, फिर हाफ हाफ टू करने का मतलब क्या है, क्यों ये दो अलग से इतनी इंपॉर्टेंट पैरेलल्स बताई गई हैं। तो मैं आपको इसका आंसर देना चाहूंगा बहुत सिंपल तरीके से कि ये दो जो पैरेलल्स बनाई गई हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होती हैं, आगे जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे या धीरे धीरे जब हम पूरी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि जो हमारा सन होता है ना, सन, जो सन होता है ना, इसका एक एपरेंट मूवमेंट होता है, ठीक है। एपरेंट मूवमेंट होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। अभी आप सिंपल समझ लो, एपरेंट मूवमेंट होता है। तो जो सन होता है ना, वो सन बेसिकली मूव करता है विद इन दीज टू ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब सन यहां पर आएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद सन लास्ट यहां तक जाता है। अब सन कभी भी इसके नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। इसी तरीके से सन यहां पर आएगा लास्ट ऊपर तक, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर नहीं जाता। अब आप कहोगे कि सन ऐसे मूव तो करता ही नहीं है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। हमें पता है कि अर्थ जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, लेकिन आपको ये भी पता है, मैंने अभी बताया कि अर्थ की जो एक्सिस है वो टिल्टेड होती है, और प्लस वो इलेप्टिकल पाथ पर रिवॉल्व करती है। तो अपनी टिल्ट और अपनी रोटेशन की वजह से और इलेप्टिकल पाथ पर रेवोल्यूशन की वजह से, दोनों की कंबाइंड इफेक्ट ये होता है कि अर्थ की सरफेस का कुछ ही हिस्सा जो होता है वहीं पर सन की डायरेक्ट रेज देखने को मिलती है। तो वो जो लास्ट है ना, जहां तक डायरेक्ट रेज आएगी सन की, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सनलाइट नहीं होती, सनलाइट यहाँ होगी, लेकिन डायरेक्ट स्लैंटिंग रे, जो डायरेक्ट रेज होती है वो नहीं आती, स्लैंटिंग रेज आती है। डायरेक्ट कहां तक आएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बस यहीं तक। यहीं तक आपको एकदम सीधी जो है रेज जो है सन की वो पड़ती हुई दिखती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सन वापस से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, नॉर्थ में जब मूव करता है तो जिसको हम हिंदी में भी बोलते हैं उत्तरायण, ठीक है। और जब साउथ की तरफ टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जाता है तब उसको बोलते हैं दक्षिणायन, ठीक है। तो एक त्योहार मनाया जाता है
जनवरी में एक त्योहार मनाया जाता है जिसको बोलते हैं हम मकर संक्रांति। ठीक है, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति त्योहार मनाया जाता है लगभग ही 14 जनवरी या 15 जनवरी को। ठीक है, क्यों इस तारीख को ये मनाया जाता है? क्योंकि ये लास्ट डे होता है सन का। कहां पर? कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन को हिंदी में मकर बोलते हैं। ठीक है, तो कैप्रिकॉन की जो लाइन है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, उस पर लास्ट डे होता है किसका? सन का। उसके बाद सन क्या करता है? यहाँ से टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। और जब ये यहां से क्रॉस होते हुए ऊपर की तरफ आएगा, तो आप देखो यहाँ पे इंडिया है ना, ये इंडिया। ठीक है, अब यहाँ से जनवरी, जनवरी से सन यहाँ से शुरू करेगा। अब ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, देख रहे हो आ गई ना गर्मियां, आ गई ना गर्मियां। ठीक है, और ये वापस जाना शुरू करेगा तो क्या आएगा? सर्दियां आ जाएंगी। ठीक है, समझ रहे हो? जनवरी में, तो जनवरी में कहाँ होता है? ये लास्ट इधर होता है। तो आप देखते हो दिसंबर जनवरी में हमारे जो कंट्री यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है? बहुत ठंड रहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सन सबसे दूर है। तो ऐसा थोड़ी कि दिसंबर जनवरी में सन रेज नहीं आती यहाँ से, भले ही सन यहाँ पर प्रेजेंट होगा, लेकिन उसकी रेज तो हमें यहाँ देखने को मिलती है ना, बट डायरेक्ट रेज नहीं आती, स्लैंटिंग रेज आती है, इसलिए ठंडक रहती है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं रहती। तो आपको समझ में आया कि एक हमारी, तीन पैरेलल हमने पढ़ ली। पहली पैरेलल हमने देखी इक्वेटर, दूसरी दो पैरेलल हमने इंपॉर्टेंट पढ़ी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट? दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। क्योंकि सन डायरेक्टली सिर्फ इन दो रेज, इन दो पैरेलल्स के बीच में ही अपना मूवमेंट करता है। इसके बियॉन्ड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इन द सदर्न हेमिस्फीयर हमेशा सन की स्लैंटिंग रेज, स्लैंटिंग मतलब तिरछी, टेढ़ी, ऐसे डायरेक्ट, जैसे ये कोई लोकेशन है, ऐसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं जाती, स्लैंटिंग जाती है ऐसे टेढ़ी। तो देख लो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी ना, इसलिए यहाँ पर क्या रहता है? ठंडक। इसलिए आप देखोगे ये जो पूरा बेल्ट है ऊपर का, नॉर्दर्न बेल्ट, ये भी क्या रहता है? कोल्ड रीजन। और देखो इसके बियॉन्ड ये नीचे साउथ का, ये भी क्या है? कोल्ड रीजन। अब देखो क्योंकि सन केवल यही मूव कर रहा है, तो यही जो ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, यहाँ पे क्या रहती है? गर्मी रहती है। और एक और बात आपको इसी से रिलेटेड अभी समझा देता हूँ, फिर बाकी तो डिटेल में हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में। तो आपने एक चीज समझी कि विद इन दीज ट्रॉपिक्स सन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर रीजन को, जहां पर सन हमेशा इस रीजन में प्रेजेंट रहता है कहीं ना कहीं, इसी रीजन को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन्स। तो इस रीजन में जितने भी कंट्रीज आते हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रॉपिकल कंट्रीज। क्या कहलाते हैं? ट्रॉपिकल कंट्रीज। अब कोई बोलेगा कि ट्रॉपिकल कंट्रीज क्या होते हैं, तो आपको आप समझा दोगे ना एक ही झटके में कि क्या ट्रॉपिकल। अब मैं कहूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्या वो ट्रॉपिकल कंट्री है? आप तुरंत एटलस खोलोगे, देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर यहाँ पर है, और ये देखो यूएस की बाउंड्री यहाँ है, इसके ऊपर है ना ये, इसके ऊपर है। तो क्या ये ट्रॉपिकल कंट्री होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे वो मैं पूछूं कि बताओ, ये देखो ये कॉन्गो है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, क्या ये ट्रॉपिकल कंट्री है? बिल्कुल। और ये देखो सोमालिया, क्या ये ट्रॉपिकल कंट्री है? यस। इथियोपिया ट्रॉपिकल कंट्री? क्या ब्राजील ट्रॉपिकल कंट्री है? यस। क्या वेनेजुएला ट्रॉपिकल कंट्री है? यस। ठीक है, अब इसी में इंपॉर्टेंट एक मजेदार बात और बताता हूँ। थोड़ा स्लो स्लो चलेंगे, लेकिन मैं इतनी चीजें कवर करा दूंगा ना कि फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस सपोर्ट करते रहना, बताते रहना कि मजा आ रहा है नहीं आ रहा, थोड़ा सा। ठीक है, तो आपका भी थोड़ा सा इंटरेक्शन होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वो प्लीज बताइएगा। अब देखो इसको समझो मेरी बात को। ठीक है, ध्यान से देखना। किधर गया? देखो, ये है हमारा इंडिया। ठीक है, ये आपको इंडिया। अब आप मुझे बताओ, क्या इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है? देखो, क्या इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है? अगर मैं इंडिया को यहां तक मानूं, तो क्या ये ट्रॉपिक्स में आ रहा है? यस। लेकिन अगर मैं इंडिया का ये वाला पार्ट देखूं, तो क्या ये ट्रॉपिक्स में आ रहा है? नो। आप समझ रहे हो कि इंडिया में नॉर्थ साउथ का जो डिवाइड है, नॉर्थ साउथ, वो एक्चुअली ज्योग्राफिकल है, वो क्लाइमेट का है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल आप देखोगे बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। ठीक है, तो जो नॉर्दर्न इंडिया है ये ट्रॉपिकल, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल नहीं होता, लेकिन साउथ इंडिया का यहाँ से पूरा, ये यहाँ से मध्य प्रदेश गुजरात रीजन से लेके नीचे तक पूरा, ये पूरा रीजन क्या है?
ट्रॉपिकल लैंड है। और ऊपर वाले रीजन को क्या बोलते हैं हम? सब ट्रॉपिकल। क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल। तो अगर आपसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट देगा कि इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, नहीं। क्या इंडिया सब ट्रॉपिकल है? नहीं। इंडिया इज ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल, दोनों है। हाफ इसमें, हाफ पार्ट में ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है, अदर हाफ में जो नॉर्थ वर्ड्स है उसमें क्या देखते हैं? सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। और भी बहुत सारे क्लाइमेट्स हैं, पर मैं अभी दो की बात कर रहा हूँ, इसलिए आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और भी चीजें, इसीलिए हम ना, इसलिए इंडिया जो लैंड है ना वो बहुत ज्यादा यूनिक है, इसीलिए इसको सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। क्योंकि इसमें इतने सारे डिविजन्स है ना कि ऑल ओवर किसी भी एक कॉन्टिनेंट में जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। और मैं इसको समझाऊंगा, क्लाइमेटोलॉजी में तो बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कि क्यों हम इसको ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्रीज क्या है, पैरेलल्स क्या है, तीन तरीके की पैरेलल्स, वो हमने पढ़ ली। अब इंपॉर्टेंट, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीधे एग्जाम रिलेटेड आ जाते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स। याद रखना है आपको, 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। कहां से? गुजरात, राजस्थान। अपनी एटलस खोलना, ज्योग्राफी की जितनी भी क्लासेस मैं कराऊंगा, ठीक है, आप अगर मेरे से क्लासेस ये कर रहे हो ज्योग्राफी की, तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप अपने पास में जब भी मेरी वीडियो देखोगे आप एटलस खोल के रखोगे। मैं जो भी आपको मैप से, क्योंकि मेरी आदत है मैप से रिलेट करके बताने की, तभी आपके दिमाग में वो छपेगा। ठीक है, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हमेशा एटलस खोलनी है और जो जो डिस्कस कर रहा हूँ उसको चेक करना है कि हाँ है या नहीं। ठीक है, तो टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, 8 स्टेट्स हैं, ये याद होने चाहिए, रट लेना इनको, ये आपको लर्न करके रखने हैं कि कौन कौन से 8 स्टेट्स हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बनाना होगा, यूपीएससी को पहले भी बनाया है, अगर लैटिट्यूड से बनाना होगा तो जरूर बनाएगा 10 डिग्री चैनल से, 9 डिग्री चैनल से, 8 डिग्री चैनल से एंड डंकन पास। अब आप कहोगे कि ये कहां से आ गई, ये कौन कौन से चैनल है? तो आपको मैंने बताया कि ये अर्थ है, 0 डिग्री से चलती है, तो 0 डिग्री से ऊपर कहीं पे 10 डिग्री आया होगा, कहीं पे 9 डिग्री, 7 9 पहले आएगा ना। ठीक है, तो 0 से ऊपर जब चलेंगे तो कहीं पे 8 डिग्री आया होगा, कहीं पे 9 डिग्री पैरेलल होगा, कहीं पे 10 डिग्री पैरेलल होगा। तो पैरेलल्स है ना, तो ये इंपॉर्टेंट पैरेलल्स है इंडिया के पर्सपेक्टिव में। तो इसको समझ लेना है कि 10 डिग्री चैनल, जो 10 डिग्री पैरेलल पास होती है, वो अंडमान आइलैंड्स, अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है। याद रखना, 9 डिग्री चैनल क्या करता है? जो आपके लक्षद्वीप के जो आइलैंड है, मिनिकॉय, और जो मेन लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड है, ऐसे ऊपर इधर बहुत सारे आइलैंड का ग्रुप है ना, ऐसे ये लक्षद्वीप है, और ये भी लक्षद्वीप है, ये मिनिकॉय नीचे। तो इनके बीच में से क्या पास करता है? आपका 9 डिग्री चैनल। ठीक है, सिमिलरली इसके नीचे, अब ये हो गया हमारा लक्षद्वीप, और यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या है? मॉलडीव्स। आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मॉलडीव्स। तो मॉलडीव्स और लक्षद्वीप को जो डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं हम? 8 डिग्री चैनल। और ये रिसेंटली पूछा भी जा चुका है, और पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और डंकन पास क्या करता है? वो बेसिकली नॉर्थ एंड लिटिल अंडमान को, अंडमान में भी 3 तरीके के अंडमान होते हैं। एटलस खोलना, ध्यान से देखना, ठीक है ना, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, और एक स्मॉल लिटिल अंडमान, और फिर निकोबार स्टार्ट होता है। तो जो नॉर्थ अंडमान है और जो लिटिल अंडमान है, इसको जो डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं हम? डंकन पैसेज। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पीवाईक्यू में भी कई बार पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कोई भी बुक देखोगे तो आपको एक जगह पर ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। तो अगर आप चाहते हो कि ये चीज कंटिन्यू रहे, ये क्लासेस कंटिन्यू रहे, तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लेना, याद रख लेना। ये देखो हमारा इंडिया का मैप। अब मैं इसमें कुछ चीजें आपको समझा देता हूँ। देखो, हमने अभी देखा था कि इधर देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहां से देखो, मैं इस पे एक रफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे करके ये लाइन कुछ ऐसे आएगी और ऐसे निकल जाएगी। ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर। ठीक है, अब बताया ना वो 8 स्टेट्स। अब देखो, ये हो गया 1, ये राजस्थान 2, ये 3, 4, 5, 6, ये 7 त्रिपुरा और मिजोरम 8 स्टेट से पास करती है। ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके जितना भी ये ऊपर वाला रीजन है, ये क्या है, सब ट्रॉपिकल, और नीचे वाला ट्रॉपिकल। क्लियर है? ठीक है, चले अब फटाफट से लॉन्जिट्यूड को समझ लेते हैं। अब देखो, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड का मैंने बनाने का तरीका बताया, अब लॉन्जिट्यूड को ड्रॉ करने का तरीका क्या निकाला जोग्राफर ने, कि यहां से पकड़ा नॉर्थ पोल एक पॉइंट, यहां से पकड़ा साउथ, ठीक है, और यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी। फिर इसी दोनों पॉइंट से लेके एक और ड्रॉ करी, फिर एक और ड्रॉ करी, फिर इस तरीके से क्या बनाया, लॉन्जिट्यूड को ड्रॉ किया गया। अब आप देखोगे, क्या ये पैरेलल है? नो, ये पैरेलल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मीट कर रहे हैं ना, पैरेलल लाइन कभी मीट नहीं करती, दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट। तो सारी ये जो लॉन्जिट्यूड्स हैं, ये मीट कर रहे हैं, और लैटिट्यूड जो होते हैं वो कभी मीट नहीं करते, वो हमेशा पैरेलल रहते हैं। देख रहे हो, इस तरीके से। तो ये हो गई हमारी ग्रिड। ठीक है, तो लॉन्जिट्यूड्स को बनाने का तरीका ये था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करते हुए हमने पूरी सरफेस पर अर्थ की चारों ओर लाइंस को ड्रॉ किया गया। ठीक है, तो जो अब इसको काउंट करने के लिए भाई, ऐसा होता है ना कि आप जब कोई चीज स्टार्ट करते हो तो आप जीरो से स्टार्ट करोगे ना, 0 1 2 3, या 1 से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4। तो भाई चारों ओर सरफेस पर है। जैसे हमने यहाँ पर 0 डिग्री इक्वेटर माना, ठीक है, हम इक्वेटर में हमने सबसे बड़ा सर्कल लिया पैरेलल का, सबसे बड़े सर्कल को हमने बेस माना, दो पार्ट में अर्थ को डिवाइड किया, नॉर्थ और साउथ में, और वहां से हम क्या करते हैं, काउंट करना शुरू करते हैं कि 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 90 डिग्री है पोल पे, या नीचे की तरफ काउंट करते हैं। अब अब क्या होगा, जब हम लॉन्जिट्यूड्स को ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए भी तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए ना, जहां से हम ड्रॉ करेंगे, जहां से हम मेजर करना शुरू करेंगे। तो हुआ क्या, आप सबको पता है कि ब्रिटिशर्स का काफी, वर्ल्ड में आपको पता है कॉलोनियल टाइम में ब्रिटिशर्स का रूल हर कंट्री पे था, इंडिया के ऊपर भी था, बहुत सारी कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया हो गई, और वो दुनिया भर में सब जगह कॉलोनीज थी, तो ब्रिटिशर्स का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था जियो पॉलिटिक्स पर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अगर हम रेफरेंस पॉइंट ढूंढ रहे हैं लॉन्जिट्यूड बनाने का, तो वो हमारे इंग्लैंड से पास होना चाहिए। ठीक है, वो हमारे इंग्लैंड से पास होना चाहिए, उसी को रेफरेंस बनाएंगे और उसी से हम काउंट करेंगे। तो ये जो एक लाइन हमने ड्रॉ करी थी, इस तरीके से एक लॉन्जिट्यूड जा रहा है इस तरीके से, और यहाँ पे पड़ता है हमारा इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड में कोई एक पॉइंट है, एक रीजन है, यहां से जो लाइन ड्रॉ करके जो आपका जो लॉन्जिट्यूड पास कर रहा था, इसको कहा कि इसी को क्या करेंगे, हम रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज करेंगे, रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज करेंगे, और इसको बोला गया प्राइम मेरिडियन। क्या बोला गया? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन। अब हो क्या रहा है, प्राइम मेरिडियन क्या होगा, ये हो गया 0 डिग्री। अब हम जब ये आपकी लैटिट्यूड्स के बारे में जब हम काउंट करते हैं, तो कैसे करते हैं, 0 डिग्री से फिर नॉर्थ में जाएंगे, या 0 डिग्री से साउथ में जाएंगे, 10 डिग्री नॉर्थ, 15 डिग्री नॉर्थ, या 40 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ, इस तरीके से। और जब हम प्राइम मेरिडियन, या जब हम मेरिडियन, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको मेजर करना शुरू करेंगे जीरो से, तो कैसे करेंगे, जीरो से, जैसे 10 डिग्री ईस्ट, अब ये क्या जा रहे हैं, हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, और ये हमारा वेस्ट। ठीक है, तो यहां से 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, या 10 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, इस तरीके से। तो क्लियर है? अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट लाइन आती है, जैसे हमने उसमें इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ी थी, तो हमने यहां से एक पॉइंट तो, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस है ना, तो एक पॉइंट जो यहां से पास कर रहा था इंग्लैंड के ऊपर से, ये तो हमने बोला प्राइम मेरिडियन है। लेकिन क्या ये, लेकिन ये सर्कल तो कंप्लीट करेगी ना, क्योंकि स्फीयर है, तो इसके पीछे से भी तो एक लाइन ड्रॉ करके ऐसे जा रही होगी ना। तो ये जो आगे वाली लाइन थी ना, ये हाफ, इसको बोला गया प्राइम मेरिडियन, और जिसके पीछे, जस्ट पीछे इसकी जा रही थी, जिस सर्कल को कंप्लीट कर रही थी, उसको बोला गया इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन। तो अब आपको एक चीज और समझ में आई होगी, कि जब हम इक्वेटर की बात कर रहे थे, तो इक्वेटर क्या थे हमारे, सर्कुलर्स थे।
ठीक है, ये हमारे क्या थे, वो इक्वेटर के नाम लैटिट्यूड की बात कर रहे थे, तो ये क्या था हमारे सर्कुलर। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या है बेसिकली, ये क्या है, इस तरीके से बन रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स, ये क्या है, ये है सेमी सर्कुलर। देख रहे हो, आधा आधा काउंट होता है ये, इसको हम आधा ही, क्योंकि आधा जो आगे का हिस्सा था वो प्राइम मेरिडियन बोला, और जो उसका अदर हाफ है, जो अदर सेमी सर्कल है, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनेशनल डेट लाइन। इसलिए इनको काउंट करा गया नॉट एज अ सर्कल बट सेमी सर्कल्स, तो अलग अलग काउंटिंग है इनकी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे सेमी सर्कुलर, ये क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दे देगा तो मुझे नहीं लगता कि आप गलत कर पाओगे। क्लियर है, चलें आगे। अब आप देख लो, इसको पढ़ लो। अब एक चीज और बता देता हूँ, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, अब यहाँ से 10 20 30 40 50 60 ऐसे काउंट करते गए। अब आपको पता है, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो जब हम एक पॉइंट से स्टार्ट करके स्ट्रेट लाइन दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री, पता है ना। जैसे ये 0 डिग्री है, ये है 30, ये 60, ये 90, ठीक है, ये 90, और ये क्या है, ये 90 हो गया, ये अदर 90 हो गया, और यहाँ आ गए तो ये क्या बनेगा, 180 डिग्री। तो 0 डिग्री पे क्या है प्राइम मेरिडियन, तो 180 डिग्री पे क्या है इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, सेमी सर्कल है इसलिए। लेकिन हम इक्वेटर में नहीं सेमी सर्कल होते ना, पूरा इक्वेटर कहीं से भी हो वो 0 डिग्री ही रहता है, उसमें पूरा सर्कल काउंट होता है, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन की अब आपको बता दी लॉन्गिट्यूड्स में, तो प्राइम मेरिडियन बेसिकली क्या है, सेमी सर्कल्स होते हैं कन्वर्जिंग एट पोल्स, पोल्स पे जाकर ये मीट करते हैं, और इंटरनेशनल अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, कि रेफरेंस पॉइंट के लिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हमने एक्सेप्ट किया एज प्राइम मेरिडियन, और वो कहां से पास करता है मैंने आपको बता ही दिया। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स, देखो नॉर्थ साउथ में तो इक्वेटर ने डिवाइड किया, और ईस्ट वेस्ट में मैंने आपको बताया जो हमारी प्राइम मेरिडियन है वो डिवाइड करती है। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट टू दैट 0 डिग्री मूविंग, ठीक है। अब इसको इंटरनेशनल डेट लाइन क्या क्यों बोलते हैं वो अभी मैं समझा दूंगा आपको, टाइम जोन में भी समझाऊंगा, कि जब आप इसको क्रॉस करते हो तो आपका एक दिन शुरू, एक दिन खत्म होता है। जैसे आप अगर इंडिया की बात करो, आप कहते हो ना कि इंडिया में जैसे आज मान लो 10 तारीख है, तो आप यूएसए की बात करोगे तो यूएसए में आज 9 ही तारीख होगी, ठीक है। तो इस तरीके का टाइम डिफरेंस आता है ना, वो जब हम टाइम जोन पढ़ेंगे ना तब हम समझेंगे कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करके डे कैसे चेंज होता है, ठीक है। ये बेसिकली अरेंजमेंट है काउंट करने के लिए, कि हम आराम से टाइम्स को समझ पाए हर जगह पे, क्योंकि सन के सामने अर्थ जो है वो रेवोल्यूशन है ना, रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है। तो और सन जो राइज होता है, पर राइज कहाँ होता है, अगर आप देखोगे तो सन तो सेंटर में है ना, अर्थ रिवॉल्व, बट लेकिन हम उसको ऐसा पढ़ते हैं ना कि सन राइज इन द ईस्ट। तो इसी तरीके से ये अरेंजमेंट है टाइम्स को समझने के लिए, डेट्स को कैलकुलेट करने के लिए, कैलेंडर को कैलकुलेट करने के लिए। तो उस इंटरनेशनल डेट लाइन को हम यूज करते हैं कि वो ईस्ट से शुरू होती है वेस्ट पे जाके खत्म होती है। तो जैसे ही जब ईस्ट से नया दिन शुरू होता है वेस्ट पे, जब तक पुराना चलता है, फिर ये अर्थ पूरी रोटेट होती जाती है, और जो इंडिया से घूम के हुए इंग्लैंड होते हुए कहाँ जाएगी, लास्ट में यूएसए जाएगी, तब जाके वहां पे दूसरा दिन शुरू होता है, और जब तक यहाँ पे ये पूरा एक सर्कल कर लेती है, यहाँ दूसरा दिन या नेक्स्ट डेट शुरू हो जाती है। ये भी अब इस पर दिमाग मत मारो, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में कराऊंगा टाइम जोन्स के साथ, अभी कराऊंगा टाइम जोन्स के साथ, तो ये ढंग से समझ में आ जाएगा। तो इंटरनेशनल डेट लाइन को इसीलिए बोला जाता है कि डेट चेंज हो जाती है, इंटरनेशनल डेट लाइन जहां से पास करती है वहां से डेट चेंज हो जाती है जब हम इसको डेट लाइन को क्रॉस करते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, अभी यहाँ तक तो आपको मुझे लगता है सारी चीज क्लियर हो गई होगी। दोनों का डिफरेंस में ये एंगुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, ऑफ पॉइंट नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर से नाप मेजर किया जाता है ये, ठीक है। और ये जो हमारा एंगुलर डिस्टेंस है ये बेसिकली कहाँ से पोल्स को कनेक्ट करते हुए लॉन्जिट्यूड्स को ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। ग्रीनविच बोलते हैं ना, ग्रीनविच 0 डिग्री, ग्रीनविच सिटी है, ग्रीनविच क्या है, सिटी है, उसके नाम पे पड़ा हुआ है ये प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ऑल लैटिट्यूड्स आर पैरेलल, ये भी आपको मैंने बता दिया। ऑल मेरिडियंस कन्वर्ज एट पोल्स, ये भी मैंने आपको बताया, पैरेलल नहीं होते, ठीक है। ये सर्कल्स होते हैं और ये सेमी सर्कल्स होते हैं, ये भी बताया। डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड अप्रोक्सीमेटली 111, ठीक है, जैसे इक्वेटर है, फिर इससे फिर ऐसे इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली 111, ये तो मतलब कोई यूजफुल नहीं है, फालतू इंफॉर्मेशन है। द 0 डिग्री लैटिट्यूड इज रेफर्ड टू एज इक्वेटर, ठीक है। 90 डिग्री को पोल्स बोलते हैं, एंड देर आर 360 डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड, 180 इन ईच। 180 डिग्री आप गए प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ, तो 180
आप इंटरनेशनल डेट लाइन पहुंच गए। और जब वेस्ट की तरफ जाओगे तो 180, तो 180 एंड 180 360, एक सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है, 360 होता है ना, तो बस वही वाली बात समझाइए। बाकी 23.5 पर आपको मैंने बता ही दिया, 23.5 पर टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। एंड द लॉन्जिट्यूड्स आर यूज टू डिटरमाइन द लोकल टाइम। मैंने आपको बताया, अभी मैं टाइम जोन पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो अभी तक हमने पढ़ी हैं, उन्हीं को समझने की कोशिश करी है। कि मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो टाइम जोन होता है। इसके लिए मैं अब क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा टाइम जोन को। और जब तक आप मुझे बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, समझ में आ रहा है, क्या आप चाहते हो कि ये कंटिन्यू रहे, तो इसी तरीके से छोटे छोटे क्लासेस के थ्रू मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स आपके साथ कवर हूँ। बट हाँ, आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो डेफिनेटली इस तरीके की वीडियोस आपको मिलेंगी, ज्योग्राफी की मिलेंगी, सभी सब्जेक्ट्स की मिलेंगी यहाँ पर। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आप मुझे बता भी सकते हैं कि आपको स्पेसिफिकली किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, कमेंट्स में करके मुझे बताइए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए बताइए। उसके लिए आपको प्रॉपर वीडियो, प्रॉपर लेक्चर मिल जाएगा। और लाइव एमसीक्यू क्लासेस में आपको आना है। लाइव जितनी भी क्लासेस लाइव लाइव क्लासेस होती है एमसीक्यू की, उसमें आपको प्रेजेंट रहना है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। ट्रस्ट करिए, आपको जो कराऊंगा क्वेश्चंस या आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लिख के देता हूँ, लिख के, इस बात को मैं अभी आपको लिख के देता हूँ। और आपको क्लासेस में ही मैं आपको पीवाईक्यू कराऊंगा और आप खुद सॉल्व करोगे, एक झटके में सॉल्व करोगे। अभी आप अपने आप लेटीट्यूड लॉन्जिट्यूड समझा, पीवाईक्यू उठा लो 50 साल के, उठा लो और आप देख लेना कि लेटीट्यूड लॉन्जिट्यूड के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। और अभी नेक्स्ट क्लास में टाइम जोन कराऊंगा, फिर आप चुटकियों में टाइम जोन को सॉल्व करोगे और पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो जब तक के लिए पढ़िए अच्छे से। ऑल द बेस्ट और मिलते हैं फिर दोबारा। थैंक यू।